हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र राउत उत्तराखंडी। आज मैं लेकर के आया हूं समस्या अधिकारी 2021 का पार्ट 2। और आज इस पार्ट 2 में हम करेंगे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस पेपर में आए हैं। आशा है कि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन है? वर्तनी स्पेलिंग स्पेलिंग सही बतानी है इसमें। उषा, सन्यासी, अनुग्रहित, व्यावसायिक। तो इसमें सही हो जाएगा सन्यासी। ध्यान दें, सन्यासी में ऊपर से अनुस्वार भी आता है, आधा नौ भी आता है, इसमें दोनों होता है, इसलिए ये बहुत बार प्रश्नों में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि ऊषा क्यों गलत हुआ। ऊषा में जो है कि बड़ी ऊ नहीं आएगी बल्कि छोटी ऊ आएगी, यानी कि लघु ऊ आएगी ऊषा। अनुग्रहित में क्या गलत है? इसमें क्या होगा? अनु, इसमें री आएगा और बड़ी ई की मात्रा अनुग्रहित, दीर्घ ई, अनुग्रहित। व्यवसायिक में ये शब्द बना है व्यवसाय प्लस इक। जो ये इक प्रत्यय होता है वो जो प्रथम वर्ण में लगे स्वर को दीर्घ कर देता है। यदि अ है तो वो उसको आ कर देगा, इसमें अ है तो आ हो जाएगा, इसलिए ये व्यावसायिक हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे इसी तरह से अगर यदि ग्रह होगा, इसी तरह का अगर हम वर्तनी में देखें ग्रह, इससे ग्रह का मतलब हो जाता है प्लेनेट। अगर इसी में री की मात्रा जो लगी इसका मतलब हो जाता है घर। जैसे इसी तरह से अगर केवल गृहीत भी आएगा तभी भी वर्तनी में गृहीत ऐसे लिखा जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे इसी में एक आता है अनुक्रम, अनुक्रम, तो इसमें भी सिंपल रॉ आएगी अनुक्रम में। जैसे व्यतिक्रम, व्यतिक्रम, इसमें भी सिंपल रॉ आएगी। ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य विशेषण का उदाहरण नहीं है? संग्रहित, संयत, क्षम्य या कोचवान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। हालांकि इसमें विशेष्य विशेषण में क्या होता है कि जैसे अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, तो इसमें क्या है? इसमें अच्छा विशेषण है और जो लड़का है वो विशेष्य है। वो क्या है? वो विशेष्य है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन में दो गड़बड़ी लग रही मुझे, क्योंकि विशेष्य विशेषण का उदाहरण बता रहा है, तो विशेषण विशेष्य का संबंध तो उसमें उस शब्द में विशेषण भी होना चाहिए और विशेष्य भी होना चाहिए। तो लेकिन जो आयोग ने इसका उत्तर दिया था तभी भी उसका उत्तर दिया था संयत। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 123 पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? यहाँ पर आपको वाक्य में गलत बताना। आँखों से आंसू बहने लगा, मैं प्रातःकाल टहलता हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, उसके प्राण उड़ गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आँखों से आंसू बहने लगा। लगा नहीं होगा बल्कि लगे होगा। लगे क्यों होगा? इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। इस शब्द में वचन संबंधी इसमें क्या है? अशुद्धि है। किस तरह की वचन संबंधी है? क्योंकि हमें पता है जैसे दर्शन हो गया, दर्शन, होश, होश हो गया, प्राण हो गया, प्राण हो गया, और बाल हो गया, हस्ताक्षर हो गया, हस्ताक्षर हो गया। ये सभी जो शब्द हैं ये बहुवचन हैं। ध्यान देना, ये इनका प्रयोग बहुवचन में होता है। इनका प्रयोग किस में होता है? बहुवचन में। बहुवचन में इनका प्रयोग होता है, लेकिन इनका भी बहुवचन होता है। ध्यान देना, इसमें कन्फ्यूजन होगी। जैसे आंसू है तो आंसुओं भी होता है, लेकिन हमेशा आंसू शब्द का प्रयोग जब भी हो किसी भी वाक्य में होगा वह बहुवचन में ही प्रयोग होगा। ठीक है ना। मैं प्रातःकाल टहलता हूँ, ये ठीक है। और आपके दर्शन करने आया हूँ, ये भी ठीक है। प्राण उड़ गई, क्योंकि प्राण हमने अभी बताया कि वचन इसमें जब भी होगा बहुवचन में प्रयोग होगा तो प्राण उड़ गई, इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 124। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? फिर पुनः वही, दही बहुत खट्टी है, मेरी कोट खूंटी पर टंगी है, मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूँ, मैंने बाजार अवश्य जाना है। तो इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूँ।
अब बात करते हैं कि ये अन्य 3 ऑप्शन क्यों गलत हुए। दही बहुत खट्टी है, दही बहुत खट्टी नहीं बल्कि दही बहुत खट्टा है, क्योंकि दही शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है इस वाक्य में, ठीक है ना, हमेशा देना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, दही पुल्लिंग होता है। अगला जो है, मेरी कोट खूंटी पर टंगी है। कोट ना खूंटी पर टंगने वाली चीज़ नहीं होती, कोट होती है हैंगर में टंगने वाली। हैंगर बोलिए या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो खूंटी पर नहीं होगा, खूंटी पर तो कुछ और टंगती है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न है कि मैंने बाजार अवश्य जाना है। यहाँ पर मैंने नहीं होगा, यहाँ पर जो है कि सर्वनाम का उचित प्रयोग होगा संज्ञा की जगह पर, जो समय मुझे यहाँ पर क्या संबंधित अशुद्धि है? सर्वनाम। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? हय, बाजी, सैंधव या गयंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गयंद, क्योंकि हय भी घोड़े का पर्यायवाची है, बाजी भी है, सैंधव भी है, गयंद नहीं है। गयंद किसका है? हाथी का। किसका है? हाथी का, ठीक है ना, हाथी का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 126 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 126 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? यहाँ पर हमको शुद्ध ढूंढना है अभी, ठीक है ना। अभ्यारण्य, अतिशयोक्ति, अहोरात्र या अधोपतन। तो इसमें सही विकल्प का हमको चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहोरात्र। अब हम यह ध्यान देते हैं कि तीनों में से तीनों गलत क्यों हुए। अभ्यारण्य में ये भौ पूरी होगी, क्या होगा? अभ्यारण्य, इसमें हो जाएगा अभ्यारण्य, ये हो जाएगा अभ्यारण्य, ठीक है ना। अगर हम अगले उसको देखें, अतिशयोक्ति में भी जो है कि पूरा सौ होगा, कभी आधा सौ नहीं होता। अतिशयोक्ति। अधोपतन में क्या होगा? इसमें हो जाएगा अधः पतन, इसमें हो जाएगा अधः पतन, ठीक है ना। तो चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 127 में लिख रहा है कि मूर्ख व्यक्ति प्रायः बहुत बोलते हैं, में विशेष्य विशेषण का प्रयोग है, ठीक है ना। मूर्ख व्यक्ति प्रायः, इसमें विशेष्य विशेषण का, यानी कि यहाँ पर हमको बताना है मूर्ख है, व्यक्ति है, या प्रायः या बहुत। इस वाक्य में विशेष्य विशेषण कौन सा है? यानी कि इसमें विशेष्य, यहाँ पर व्यक्ति जो शब्द है विशेष्य है। विशेष्य उस शब्द को बोलते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर मूर्ख शब्द जो है वो विशेषण है, और जो व्यक्ति है वो विशेष्य है, ठीक है ना। और जो बहुत है वो क्या है? वो बहुत क्या है? बोलने की विशेषता है। तो बोलना क्या है? क्रिया है। तो बहुत क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुत इस वाक्य में क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न संख्या 128 में हम देखते हैं, दिया सलाई का तत्सम रूप क्या है? सबसे पहले हमको तत्सम शब्द को समझने की जरूरत है कि तत्सम शब्द होते क्या हैं। तत् का मतलब उसी रूप में, यानी कि संस्कृत से ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें देखते हैं हम कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। दीप शिलाखा नहीं, दीप शिखा नहीं होगा। दीप शलाखा, दीप मालिका, दीपोज्ज्वला, ये भी नहीं होगा। दीप मालिका भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दीप शलाखा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के सटीक भाव को व्यक्त करने वाला सही वाक्य क्या होगा? ठीक है ना। प्रागैतिहासिक किसको कहते हैं? इतिहास के बाद का, प्राचीन इतिहास विषयक, इतिहास से पूर्व का, या पुरातात्विक इतिहास से संबंधित। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर होना चाहिए, एक मिनट जरा, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए प्राग प्लस इतिहास प्लस इक
से ये शब्द बना हुआ है। ये एक ने क्या कर दिया, यहाँ पर इस ई को ए में बदल दिया, जो हमने अभी एक प्रत्यय देखा था। तो प्राग का मतलब पहले, इतिहास, यानी कि जो चीज़ इतिहास से पहले हो चुकी है, यानी कि इतिहास से पूर्व वाली, ठीक है ना। तो इसमें, और जो इतिहास के बाद वाले शब्द को क्या बोलेंगे, इतिहासोत्तर, इतिहास, इतिहास प्लस उत्तर, और जब ये बन जाएगा फिर गुण संधि में इतिहासोत्तर, इतिहासोत्तर, इसमें गुण संधि भी हो जाएगी, और इतिहास के बाद के शब्दों को क्या बोलेंगे, इतिहासोत्तर, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 130 पे जाते हैं जल्दी। प्रश्न संख्या 130 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 130 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है, स्वल्प, बहु, सम या न्यून। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बहु, ठीक है ना। चलिए अब अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है यानी कि प्रश्न संख्या 131। प्रश्न संख्या 131 क्या कहता है जी, प्रवच्य पतिका निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए है जिसका पति परदेश चला गया हो, बी है जिसका पति परदेश से लौटने वाला हो, सी है जिसका पति परदेश जाने वाला हो, डी ऑप्शन है जिसका पति परदेश जाकर लौट आया हो। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जिसका पति परदेश से लौटने वाला हो। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं कि जिसका पति परदेश चला गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, प्रोषित पति का, प्रोषित पति का, इसका हो जाएगा प्रोषित पति का। ऑप्शन नंबर सी का अगर हम देखें कि जिसका पति प्रदेश जाने वाला हो, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा प्रवत्स्य पति का, इसका हो जाएगा प्रवत्स्य पति का। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करते हैं कि जिसका पति प्रदेश जाकर लौट आया हो, तो इसका हो जाएगा आगत, आगत पति का। आगत का मतलब आने वाला, तो पति आने वाले हैं उनकी, ठीक है। अगला 132 है, निम्नलिखित में से विलोमार्थी युग्म में कौन शुद्ध है, यानी कि इनमें से तीन चीज़ें अशुद्ध हैं और एक शुद्ध है, दयालु अदयालु, सशंक निशंक, सम विषम, संपन्न विपन्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपन्न का विपन्न। सम और विषम में कभी कभी हम ये देखते हैं कि बहुत सी मान्य मिस्टेक है, सम का विषम ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो स है वो षटकोण वाली स आएगी, ये विषम दूसरी चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। सॉरी, ये विषम विषत हो गया, इसको मौ करें विषम, ठीक है। अगला जो शब्द है निशंक, सशंक का निशंक कैसे हो गया, इसको ये दो तरीके से हम इसको ले सकते हैं। एक तो ऐसे करके निशंक, निशंक, या इसको दूसरे तरीके से नि विसर्ग शंक, ये इसके दोनों विलोम हो जाएंगे सशंक के। ऑप्शन नंबर ए का दयालु, दयालु का अदयालु नहीं होता है बल्कि क्रूर होता है, क्या होता है, क्रूर, या तो क्रूर भी कह सकते हम, या तो इसी दयालु का दूसरा एक और विलोम शब्द होता है निर्दयी, क्या होता है, निर्दयी, ठीक है ना, निर्दयी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सब्यसाची का अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश कौन सा है, आंखें मूंद कर तीर चला सकने वाला, दाएं हाथ से तीर चलाने वाला, बाएं हाथ से तीर का संधान करने वाला, या दोनों हाथ से तीर चला सकने वाला। तो इसका सही विकल्प होना चाहिए, बल्कि होगा ऑप्शन नंबर डी, सब्यसाची। और हमें पता होना चाहिए सब्यसाची ही अर्जुन का पर्यायवाची शब्द भी है। क्यों है, अर्जुन एक बहुत विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे महाभारत काल में, तो सब्यसाची अर्जुन दोनों ही हाथों से तीर चलाना जानते थे, और इसीलिए एक और नाम होता है इनका, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गुड़ाकेश, क्या होता है, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश में हमको पता है कि क्या है, गुण संधि है, गुड़ाका प्लस ईश, और गुड़ाका का मतलब क्या होता है, नींद, यानी कि निंद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले को भी क्या बोलते हैं, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 134 पर। प्रश्न संख्या 134 कहता है कि सानुनासिक का सही विलोम क्या है, यस
अनुनासिक, निरनुनासिक या निरानुनासिक या निरनुनासिक। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, इसका सही उत्तर होना चाहिए बी, निरनुनासिक। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 135, निम्नलिखित में से उर्वर शब्द का विलोम है? बंदिया, सुफला, ऊसर या अनुर्वर। तो जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि इसका सही उत्तर होना चाहिए ऊसर। ऊसर किसको कहेंगे? जो अनुपजाऊ भूमि है, और उर्वर का मतलब होता है जो उपजाऊ भूमि है। इसी ऊसर को एक कल उत्तराखंड में हमने पढ़ा था, वो उसमें आप वीडियो में जाके देख सकते हैं कि जो अगर आप नदी तंत्र में देखेंगे, जैसे नदी के जो साइड वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो खादर होती है, वहाँ से खाद वाली मिट्टी आती है, तो वहाँ पर ज़्यादा क्या होती है? खेती होती है। जितनी दूर होगी उसको क्या कहते हैं? ऊपरी। तो ये जो है कि एक असंचित भूमि होती है, तो अनुपजाऊ भूमि भी होती है, इसलिए इसको ऊसर भी बोलते हैं। कौन सा मुह, अगला है 136वां प्रश्न है, आहूत का सही विलोम शब्द होता है? हूत, अनाहूत, अनहूत या अहूत। प्रश्न संख्या 136। तो प्रश्न संख्या 136 का उत्तर है हूत, अनाहूत, आहूत का क्या हो जाएगा? अनाहूत। ठीक है ना। बाकी आगे 137 को देखते हैं। कौन सा मुँह लेकर जाऊं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? अब यहाँ पर कई बार सबसे पहले हमको इसका देखते हैं कि उत्तर है इसका सर्वनाम विशेषण। अब क्यों है जी? क्योंकि यहाँ पर कौन सा जो शब्द है वो मुख यानी कि मुँह शब्द की क्या बता रहे हैं? ये कौन सा शब्द जो है कि मुँह के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण की एक परिभाषा होती है कि ऐसे विशेषण जो सर्वनाम से पहले आए या संज्ञा से पहले आए उनको क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और हम रिवीजन कर लेते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के जो भेद होते हैं 4 होते हैं। एक तो सार्वनामिक दिया हुआ है यहाँ पर, गुणवाचक भी दिया हुआ है, परिमाणवाचक भी दिया हुआ है, और चौथा क्या है? संख्यावाचक। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विजराज, पूषा, तारकेश्वर या अमृत निदान। द्विज शब्द का मतलब अगर हम सिंपल देखेंगे, द्विज एक अनेकार्थक शब्द है। द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म 2 बार होता है। इसमें द्विज का मतलब क्या क्या किस किस के लिए द्विज शब्द का प्रयोग होता है? पंडित के लिए भी द्विज शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि पंडित का जन्म एक तो जिस समय जन्म होता है उस समय होता है, और जिस समय वो उसका जनेऊ होता है या उसको ज्ञान प्राप्ति होती है, एक समय उसका उस समय जन्म होता है। एक होता है अंडा या मुर्गी। अंडा एक तो जिस समय मुर्गी अंडा देती है, और एक जब अंडे से बाहर जो बच्चा निकलता है, इसलिए उसको भी क्या बोलते हैं? द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी तरीके से जो चंद्रमा की आपने देखा होगा कि चंद्रमा कभी कभी छोटा छोटा भी दिखता है, उसके बाद फिर पूरा भी हो जाता है, फिर पूरा होने के बाद फिर आधा भी हो जाता है। इसलिए इसको द्विजराज यानी कि लगातार अपनी आकृति बदलते रहना, लगातार उसी को इसका जन्म बार बार कहा जाता है। और तारकेश्वर, तारक प्लस ईश्वर, तारक प्लस ईश्वर यानी कि तारक का ईश्वर कौन है? चंद्रमा है। इसलिए ये भी इसका सही उत्तर है। अमृत निधान भी इसका सही उत्तर है। पूषा जो शब्द है ये होता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द। ठीक है ना। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो है कि पूषा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतीप का सही पर्याय है? विरुद्ध, प्रकाशित, उज्ज्वल, प्रतिशोध। प्रतिशोध भी नहीं है, उज्ज्वल भी नहीं है, प्रकाशित भी नहीं है, इसका है विरुद्ध। तो विरुद्ध और क्या क्या हो सकते हैं इसके? प्रतिकूल, इसका एक प्रतिकूल है, विलोम है, विलोम भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है, उल्टा है। ठीक है ना। तो इसके ये विलोम। अब सबसे इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसके साथ साथ यहाँ पर पर्यायवाची तो लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं कि उज्ज्वल शब्द की वर्तनी कैसे लिखी है, कई बार ये पूछ देता है। प्रतिशोध में कैसी वर्तनी है, प्रकाशित में कौन सा स आता है। तो यहाँ पर हमें केवल पर्यायवाची ही नहीं पढ़ना है, उसके साथ साथ हम अपनी वर्तनी को भी इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से सुधार सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 140। 140 क्या कह रहा है देखते हैं।
निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द में कौन सा अशुद्ध है। यहाँ पर हमको देना है, पहले ध्यान देना, क्रम भी कई बार पहले तत्सम होना चाहिए, बाद वाला तद्भव होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी चर्चा कर दी है कि तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से या संस्कृत के शब्दों का बदला हुआ रूप जो हिंदी में आ गया है उसको तद्भव बोलते हैं। तो प्रश्न इसका ऑप्शन नंबर ये है, हरिदा का हल्दी, श्रावण का सावन, रानी का रानी, सूचिका का सुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा अशुद्ध है, तो रानी। रानी का कई बार रानी शब्द ही जो कि एक तरह का देशज टाइप का शब्द है, रानी का जो तत्सम शब्द है वो है रागी। क्या है, रागी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हरिद्रा का हल्दी होता है, हरिद्रा तत्सम है, हल्दी इसका तद्भव हो जाएगा। श्रावण तत्सम है, सावन इसका तद्भव हो जाएगा। सूचिका इसका तत्सम है, सुई इसका तद्भव हो जाएगा। इसलिए इसका सही विकल्प होना चाहिए ऑप्शन नंबर टी, सी, रानी का रानी, ठीक है ना। अगला अगला प्रश्न है 141। 141 प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। कलभ शब्द का सही अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है। सिंह शावक, अश्व का बच्चा, हिरण का बच्चा या हाथी का बच्चा। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए हाथी का बच्चा। हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं, कलभ, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 142। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। अरण्य, विपिन, पांतार, कांतार या अटवी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पांतार। क्या हो जाएगा, पांतार। विपिन जंगल का ही है, कांतार अटवी और जंगल, जंगल इसके पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 143। प्रश्न संख्या 143 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 143, निम्नांकित वाक्यांश के लिए अशक्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए अशक्य शब्द का प्रयोग हुआ है। जो कार्य सरलता से नहीं किया जा सकता, जो कार्य शक्तिपूर्वक नहीं किया जा सकता, जो कार्य नहीं किया जा सकता, जो कार्य आंशिक रूप से किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जो कार्य नहीं किया जा सकता है। शक्य का मतलब जो कार्य किया जा सकता है, अगर इसमें हम अ उपसर्ग को जोड़ देंगे तो इसका मतलब अ का मतलब हो जाता है, अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं। तो इसलिए ऐसा कार्य जो नहीं किया जा सकता है। अब ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न देखते हैं। अशीति निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम शब्द है। अशीति, 79, 69, 81, 80। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 80, यानी कि 80। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी हिंदी में गिनती नहीं आती है। 81 का 81 बोलते हैं, 81, 69, 69, 79, 79, ठीक है ना। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 145। उपाध्याय शब्द किस शब्द का तत्सम है। ध्यान दीजिए कि ये जो आर ओ या को पेपर होता है इसमें तत्सम तद्भव शब्द पूछे गए थे। तो अभी हम अगर हरिद्वार आयोग के ग्रुप सी के दोनों ही अभी करंट के पेपर देखें तो उसमें शायद इस तरह के अभी प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछने की पूरी उम्मीद है। उपाध्याय, उपाध्याय शब्द का तत्सम है ओझा, उपाधि, ओझा या ओझल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ओझा। और आजकल जो है कि एक ओझा जी हमारे यूट्यूब पर बहुत छाए हुए हैं, तो आप उनका इंटरव्यू देख सकते हैं, वहाँ से ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चमत्कार विशेष्य से बनने वाला विशेषण शब्द है। चमत्कारपूर्ण, चमत्कारिक, चमत्कारपन या चमत्कारिक। और सबसे कमाल की बात यह है कि आयोग का यह प्रश्न डिलीट हो गया था क्योंकि ये सारे ऑप्शन गलत थे। चमत्कार का विशेषण होता है चमत्कारिक, सॉरी चमत्कारी। इसका विशेषण क्या हो जाएगा, चमत्कारी, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। धूम्र, जुन्हाई, कान्हा या रात। तो इसमें देखते हैं धूम्र, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सभी का। रात का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। ध्यान देना जिसमें संयुक्ताक्षर जो जैसे स्र है, त्र है, ज्यों है, श है, इस तरह के अगर ये
कहीं पर आपको दिखें तो ये वहाँ पर 99% है कि वो शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है ना। अक्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेष्य विशेषण का सटीक उदाहरण होगा। विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है कुंभ का कुम्हार, स्वर्ण का स्वर्णिम, भला का भलाई और घर का घर, घराना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घर का घराना। स्वर्ण का स्वर्णिम। स्वर्ण क्या है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, स्वर्णिम भविष्य। हम बोलते हैं ना, कई बार वाक्य प्रयोग करते हैं कि हम आपकी स्वर्णिम भविष्य की क्या करते हैं, कामना करते हैं। जब हम किसी का जन्मदिन होता है तो उसके अवसर पर हम क्या बोलते हैं, आपके स्वर्णिम भविष्य की क्या करते हैं, कामना करते हैं। तो ये स्वर्ण विशेष शब्द का क्या बन जाता है, विशेषण स्वर्णिम शब्द बन जाता है। और एक कमाल की बात आपको बताते हैं कि विशेषण यदि विशेष शब्द होता है, सपोज करिए एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक वाक्य को करते हैं, अच्छा आदमी। अच्छा आदमी था। आदमी आदमी क्या था, अच्छा आदमी अच्छा था। यहाँ पर जो अच्छा शब्द हुआ है वो आदमी के लिए ही प्रयोग हुआ है, चाहे वो पहले हुआ है या बाद में हुआ है। तो कमाल की बात यह है, यदि किसी विशेष्य से पहले विशेषण का प्रयोग होगा तो उस स्थिति में उस विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहेंगे। यदि विशेष्य के बाद कोई उस शब्द की विशेषता बता रहा है तो उसको विधेय विशेषण बोलेंगे। इसलिए स्थान के आधार पर भी विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। पहले वाले में क्या है, उद्देश्य विशेषण, क्योंकि पहले प्रयोग हुआ है। विशेष्य से पहले जो विशेषण प्रयोग होता है उसको वो कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेष्य विशेषण कहते हैं। और जो बाद में हो उसको क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, पहले वाला उद्देश्य, दूसरा वाला विधेय। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का। ठीक है ना, कमल का पर्यायवाची नहीं है। पुष्कार, तामरस, तारकेश, नीरज। तो इसका सही क्या हो जाएगा, जरा करो करो करो, कौन सा नहीं होगा, इसका हो जाएगा तारकेश। अभी बताया था ना हमने, पूरा अभी देखा था। तारकेश किसका था, चंद्रमा का। तारक प्लस ईश, तारक के कौन है, तारक की ईश कौन है, चंद्रमा है। कमाल की बात बताते हैं, जैसे जल का पर्यायवाची शब्द हो, सॉरी एक मिनट, जल का पर्यायवाची शब्द हो बादल और समुद्र। अब इसमें जरा एक समुद्र है, समुद्र इसको काटना, समुद्र। जल का जैसे होता है पयु, ठीक है ना, पयु। इसमें अगर हम धी शब्द जोड़ देंगे तो ये बादल का हो जाएगा, पयुधी। ठीक है ना, पयु निधि। अगर इसी में पयु निधि, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि जल के शब्द में अगर हम धी शब्द जोड़ते हैं तो बादल का बन जाता है। समुद्र में अगर निधि जोड़ेंगे, इसमें अगर अगर हम इसमें जैसे यहाँ पर था नीर, जैसे नीर, ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। ठीक है ना, तो तालाब के शब्द में अगर हम ज शब्द जोड़ दें पीछे से प्रत्यय के रूप में, तो वो कमल का पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द की वर्तनी गलत है, कौन सा है, सहस्र, अहल्या, अधीन या अंतर्ध्यान। कौन सा इसमें गलत हो जाएगा, इसमें गलत कोई नहीं है। सहस्र भी ठीक है, अहल्या भी ठीक है, अधीन भी ठीक है, अंतर्ध्यान भी सही है। सहस्र में ध्यान देना कि इस तरह का स है, ना कि इस तरह का। ये स्त्र है, ये स्र है। ठीक है ना, अहल्या भी ठीक है, अधीन भी ठीक है, अंतर्ध्यान भी ठीक है।
तो आशा है कि आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। थोड़ा सा इसमें समय आधा घंटा का समय हो गया है। 30 मिनट में 30 प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो आशा है कि आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। अगर यदि आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इस तरह की और सीरीज़ देखना चाहते हैं तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाएगा। और आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। और इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त दीजिए। विजेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंडी को। थैंक यू वेरी